नमस्ते। मैं हूं सतीश पांडे। आज हम 25 सितंबर के अवसर पर, जो कि दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है, यानी कि दीनदयाल उपाध्याय का बर्थडे है, इस दिन की खास मौके पर हम उनसे जुड़ी हुई कुछ दिलचस्प बातें आपके सामने लेकर के हाजिर हैं। देखिए, दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म 25 सितंबर 1916 को तब के संयुक्त प्रांत और आज का जो उत्तर प्रदेश है उसके मथुरा जिले में हुआ था। उनके गांव का नाम जो है वो है नंगला चंद्रभान। नंगला चंद्रभान नामक गांव में उनका जन्म हुआ था। उनकी माता का नाम राम प्यारी देवी और उनके पिता का नाम भगवती प्रसाद उपाध्याय था। दीनदयाल उपाध्याय एक अत्यंत गरीब परिवार से, बहुत ही सामान्य परिवार से आते थे। यही नहीं, उनके पिता का जो देहांत उनके मात्र 2.5 वर्ष की अवस्था में हो गया था और इसके साथ साथ सन 1924 में उनकी माताजी का भी निधन हो गया। इस कारण से बालक दीनदयाल उपाध्याय का जो पालन पोषण हुआ वो उनके नाना के घर हुआ था। बाद में उनके मामा ने उन्हें आगे की पढ़ाई लिखाई और उनके शिक्षा दीक्षा में बहुत बड़ा योगदान किया। इसके अलावा अगर हम दीनदयाल उपाध्याय जी की एजुकेशन के बारे में जानें तो वो एक बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के, बहुत ही तेज तर्रार स्टूडेंट थे। उन्होंने जो हाई स्कूल की पढ़ाई की वो राजस्थान के सीकर से की। राजस्थान, आज का समय जो राजस्थान का सीकर है, वहां के कल्याण हाई स्कूल से वो गोल्ड मेडल के साथ, यानी कि कॉलेज में फर्स्ट आए और वो उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा फर्स्ट डिवीजन से पास की। इसके अलावा उन्होंने जो इंटरमीडिएट की अपनी पढ़ाई पूरी की वो बिड़ला कॉलेज से की। बिड़ला कॉलेज से उन्होंने इंटरमीडिएट में भी जो गोल्ड मेडल हासिल किया और इसके बाद वो कानपुर के सनातन धर्म कॉलेज से 1939 में बीए की डिग्री हासिल किए। जी हाँ, दीनदयाल उपाध्याय बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के थे, बहुत ही तेज तर्रार थे, बहुत ही अच्छा स्टूडेंट थे। लेकिन गरीबी और जो समाज में तमाम जो गरीबी से जुड़ी हुई जो चिंताएं होती हैं, जो एक सामान्य परिवार में लोगों को फेस करनी पड़ती हैं, उन दुखों से वो भली भांति परिचित थे। क्योंकि उनके 1934 में उनके छोटे भाई का निधन हो गया। इसके वजह से उनको अपनी पढ़ाई में काफ़ी परेशानी भी हुई। अपने छोटे भाई के निधन के बाद उनके जीवन में बहुत बड़ा दुख भी आ गया। इसके बाद से उन्होंने आगे की शिक्षा पूरी करने के लिए एमए में एडमिशन लिया, लेकिन वो एमए में एडमिशन इंग्लिश सब्जेक्ट से वो एमए करना चाहते थे, लेकिन उन्हें वो पढ़ाई उन्हें छोड़नी पड़ी। इनके टैलेंट को ही देखते हुए जो सीकर के जो महाराज थे, यानी कि राज परिवार जो था, सीकर का राज परिवार इनको छात्रवृत्ति भी देने की पेशकश किया था, लेकिन वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पाए। दीनदयाल उपाध्याय के बारे में जब आरएसएस से उनका संपर्क की बात की जाए तो आरएसएस से संपर्क उनके जो एक सहपाठी थे जिनका नाम था बलवंत महाशब्दे। बलवंत जी के संपर्क में आने के बाद जो उनके सहपाठी थे वो आरएसएस के संपर्क में आए, और चूंकि दीनदयाल उपाध्याय एक बहुत अच्छे संगठनकर्ता थे, इसलिए वो आरएसएस से जुड़ने के बाद से आरएसएस के संगठन में जल्दी ही अपना एक बहुत अभिन्न स्थान बना लिए थे। इसी दौरान उनका परिचय नानाजी देशमुख से हुआ और नानाजी देशमुख के साथ जैसे जैसे परिचय हुआ, जैसे जैसे उनका संपर्क बढ़ने लगा, वो आरएसएस की तमाम गतिविधियों में उनका रुझान बढ़ने लगा और एक बहुत ही अच्छे संगठनकर्ता के रूप में उन्होंने अपने आप को प्रस्तुत किया और उन्होंने अपनी सेवाएं ऐसी इस कदर देनी शुरू कर दी कि आरएसएस के जो विचारक थे, जो उनके संगठन के जो खास लोग थे, उनमें उनका स्थान हो गया, वो उनकी गिनती होने लगी। इसके अलावा अगर हम इनके बारे में आगे थोड़ी और बात करें तो इनकी एजुकेशन तो बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा टैलेंट था इनके पास। इन्होंने सिविल सर्विस का एग्जाम पास किया। तब हम आपको याद दिला दें कि तब जो सिविल सर्विस का एग्जाम था उसका नाम था
इंडियन सिविल सर्विस। लेकिन सिविल सर्विस का जो गवर्नमेंट सर्विस था, एग्जाम पास करने के बावजूद भी इन्होंने उस सिविल सेवा को छोड़ करके जो कठिन राह थी, समाज सेवा की जो कठिन राह थी, उस राह को अपनाया, क्योंकि यही वो राह थी जिसमें समाज के अंतिम व्यक्ति के स्थिति को भी देखने का, बारीकी से उसका अवलोकन करने का मौका मिला। और इस प्रकार से वो समाज के अंतिम व्यक्ति की जो परेशानी है, जो दुख दर्द है, वो किस कदर है और उसको दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, इसके बारे में बारीक और गहनता पूर्वक उन्होंने अवलोकन किया। इस तरह से वो अपने आप को, अपने पूरे जीवन को एक समाज सेवा में उन्होंने खपाने का निर्णय किया। इस वीडियो में हम इतना ही जानेंगे। लेकिन दीनदयाल उपाध्याय चूंकि बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, वो एक बहुत अच्छे पत्रकार थे, जिसमें से पांचजन्य नामक पत्रिका का उन्होंने संपादन किया था। इसके अलावा इंग्लिश में उनका एक पॉलिटिकल डायरी के नाम से एक कॉलम आता था, वो ऑर्गेनाइजर नाम की एक पत्रिका में आता था। इसके अलावा और भी वो अनेक आर्टिकल्स लिखते थे। समाज में होने वाले जो परिस्थितियां थी, समाज की तत्कालीन जो परिस्थिति थी, जो राजनीतिक घटनाक्रम होते थे, इसके अलावा वो हर तरफ से अपनी गहरी नजर, बारीक से बारीक नजर रखते थे। वो अनेक प्रकार के आर्टिकल्स लिखते थे, जिसमें शासन व्यवस्था के बारे में भी जो एक आलोचनात्मक दृष्टि से उनकी गहन विवेचना की जाती थी। इसके अलावा वो लोगों से जुड़े हुए मुद्दे को अपनी पत्रकारिता का विषय बनाते थे। इसके अलावा ढेर सारे उन्होंने काम किया। आरएसएस और उसके बाद से जो भारतीय जनसंघ का निर्माण हुआ, भारतीय जनसंघ का जो वैचारिक दर्शन है, जिसमें वो एकात्म मानववाद की प्रेरणा देते हैं, जिसमें मानव मात्र को केंद्र में रख करके और सारे काम किए जाएं, ऐसी योजनाएं संचालित किए जाएं जिनका लक्ष्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचाना हो। और इस तरह से पूरे समाज के कल्याण के लिए जो काम करने का जो विचार दिया था उन्होंने, वो अपने आप में बहुत ही खास था। आज के समय में उनके विचारों की बहुत अधिक प्रासंगिकता है। भारत की सरकार भी जो है वो ये दावा करती है कि वो अंत्योदय का लक्ष्य लेकर के चलती है। समाज के अंतिम व्यक्ति को भी उनके सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। जो लोग पात्र लोग हैं उनको हर योजना का लाभ मिलना चाहिए, तभी जाकर के जो सभी लोगों के कल्याण का जो आदर्श है वो वास्तव में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा। इस वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे, लेकिन हम अगली वीडियो में इसके और पहलुओं के बारे में बात करेंगे। वो कितना अच्छा लेखक थे, कितने अच्छे बड़े पत्रकार थे, कैसे संगठन करता थे। एक व्यक्ति ने उनके बारे में यहाँ तक कह दिया कि अगर हमारे पास 2 दीनदयाल होते तो भारत का जो राजनीतिक परिदृश्य था वो बहुत ही बदला हुआ होता। तो इस तरह से वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे जो इन्होंने इस तरह का विचार, इस तरह की बात कही थी दीनदयाल उपाध्याय के बारे में। और भी हम बात करेंगे अगले वीडियो में। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है सतीश पांडे। थैंक यू सो मच।